नमस्कार बच्चों, आज हम 9वीं कक्षा का पाठ लहसा की ओर पढ़ेंगे। इसके लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। लहसा की ओर एक यात्रा वृतांत है। इसमें राहुल सांकृत्यायन ने सन 1929 में नेपाल से तिब्बत के दुर्गम रास्तों का रोमांचक वर्णन किया है। सबसे पहले नेपाल तिब्बत का मार्ग का महत्व। तो नेपाल तिब्बत मार्ग का महत्व इसलिए है क्योंकि ये पुराने समय में भारत का व्यापारिक मार्ग था, सैनिक मार्ग था। ये इसलिए महत्वपूर्ण है। अभी भी वहां पर कुछ टूटे फूटे मकान हैं। वहां पर चीनी सेनाएं रहती थी, तो टूटे फूटे मकान हैं जो गिर चुके हैं और कुछ हैं, और जो मकान बाकी बचे हुए हैं वहां पर किसान लोग डेरा डाले हुए हैं। सेकेंड है तिब्बत का सामाजिक जीवन। तो तिब्बत का जो सामाजिक जीवन है बड़ा आराम वाला और कठिनाइयां वाला है। वहां पर सबसे पहली बात कि वहां पर छुआछूत, भेदभाव और पर्दा प्रथा बिल्कुल नहीं है। वहां पर आप एक निम्न श्रेणी के भिक्षुकों को छोड़कर कोई भी किसी के घर में अंदर तक जा सकता है। वहां पर सास बहू को चाय पीने के लिए बोल सकता है, बनाने के लिए बोल सकता है। और वहां पर जो चाय पी जाती है मक्खन और नमक डाल के पी जाती है, नमक मिलाया जाता है उसमें। फिर है थोंगला का जंगल। ये लहसा के जो लेखक है उन्होंने तिब्बत का पूरा वर्णन बताया है। उनका ये यात्रा वृतांत थी जिसमें उन्होंने पूरी तिब्बत की दिनचर्या से लेकर, उनका धर्म से लेकर, उनका आचार व्यवहार, कठिनाइयां, आराम, सारी चीजों का उन्होंने वर्णन किया है। तो यहाँ पर है थोंगला का जंगल। थोंगला का जंगल जो है वो कम से कम 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर है। वहां पर वो जंगल डाकू के लिए बहुत सुरक्षित स्थान है। वो सुरक्षित स्थान इसलिए कहा जा सकता है कि वहां पर कोई इंसान जाता नहीं है और वहां पर गांव भी नहीं है, क्योंकि दोनों साइड है वहां पर नदियां हैं और घुमावदार मोड़ होने के कारण वहां पर जन जीवन नहीं है, सिर्फ घना जंगल है। तो इसलिए वहां पर डाकुओं का स्थान रहता है। डाकुओं का स्थान रहने के कारण, और दूसरी चीज वहां पर है कि जो सरकार है वो सिपाहियों पर, पुलिस पर ज्यादा पैसा खर्च नहीं करती, तो वहां पर इस पुलिस का भी ज्यादा डर नहीं हो रहता। और वहां पर हथियार रखने का कोई कानून नहीं है। तो हथियार वहां पर पिस्तौल और बंदूकें तो ऐसी रखी जाती हैं जैसे डंडे रखे जाते हैं। और वहां पर जो डाकू लोग हैं वो इंसानों को पहले मार देते हैं, इसके बाद उनको लूटते हैं। तो यहाँ वहां पर डाकुओं को ज्यादा खौफ रहता है, तो इसलिए वहां पर उस इतनी ऊंचाई पर कोई जाना पसंद नहीं करता, क्योंकि वो खतरनाक जगह थी। लेकिन लेखक और उनका दोस्त सुमति एक भिखमंगे की वेश में थे, तो इसलिए उनको ज्यादा खतरा नहीं था। जब वो थोड़ी खतरनाक चीजों को देखते, कुछ करते, तो वो तुरंत ही अपनी टोपी को उतार कर सामने कर देते थे और भीख मांगने जैसा प्रतीत होता था, इसलिए वो बच जाया करते थे। फिर इसके बाद उन्होंने घोड़ों की यात्रा की। घोड़ों की जब उन्होंने यात्रा की तो वो 16-17 किलोमीटर ऊपर की यात्रा थी, जहां पर दाई साइड में तो हिमालय के बर्फीले और बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, और जब उन्होंने बाएं साइड देखा तो वहां भेड़े थे और वहां पर पथरीले और हरियाली के बिना पहाड़, बिल्कुल उजाड़ पहाड़ थे। यहाँ उन्होंने घोड़ों से यात्रा की। फिर उनका उतराई का समय आया, जब वहां वो ऊपर जाके जब नीचे उतरे, तो उतरने के बाद उन्होंने अपने घोड़े लेके जब नीचे उतर रहे थे, तो जो लेखक थे उनका घोड़ा बड़ा सुस्त था। सुस्त होने के कारण वो बहुत धीरे चलता था। जैसे वो उनको आगे ले जाते थे तो वो पीछे आता था। इसके कारण वो बहुत लेट हुए, और लेट होने के कारण वो कम से कम दो रास्ते थे, तो एक गलत रास्ते पर जाने के कारण वो 1-1.5 किलोमीटर गलत रास्ते पर चले गए। जब वापस लौटे तो शाम को 4-5 बज चुके थे, और उनका मित्र सुमति जो कि मंगोल था, बड़े गुस्से में उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, और इंतजार करते हुए मैंने कम से कम 4-5 कंडे जला दिए, और मैंने यहाँ पर 2-3 बार चाय गर्म करी, लेकिन उन्होंने अपनी परेशानी बताई तो वो शांत हुए। इसके बाद है उनका तिहरी समाधि गिरी पर जाना, जो उनका एक देवताओं का स्थान है।
हमारा ये पाठ बहुत ज्यादा बड़ा है। बड़ा होने के कारण मैं इसमें आपको अगले वीडियो में अपना बताऊंगी कि किस तरीके से सुमिति और लेखक ने वहां का भ्रमण किया, वहां की जानकारी प्राप्त करी और उनको कितना अच्छा लगा और वहां बौद्ध धर्म से उन्होंने किस तरीके से शिक्षा प्राप्त करी। इसी के साथ मैं आपके सामने अगले वीडियो में उपस्थित होती हूँ। नमस्कार।